प्रिंसिपल कहे आपने स्कूल के लिए किया ही क्या है, तब मैं। इसके अलावा बहुत से बच्चों को 6 शॉर्ट क्वेश्चन के अलावा भी मैथ्स के क्वेश्चन आ रहे होते हैं शॉर्ट के पोर्शन में, तो आपने उनको उसी टाइम पे नहीं, क्योंकि कुछ बच्चे क्या करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 आपका सबसे ज़्यादा अच्छे वाला प्रिपेयर होता है, उसमें 9 शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, आपको 9 के 9 आ रहे होते हैं क्योंकि वो फर्स्ट पहले 4 यूनिट से होते हैं। तो आप में से बहुत से बच्चे वो 9 के 9 ही सॉल्व करने बैठ जाते हैं और आपको पता है मैथ्स का पेपर बहुत लेंथी होता है और एंड पे जाके आपसे टाइम मैनेजमेंट नहीं होती। तो आपने स्टार्ट में चाहे आपको पूरा पेपर आता है, आपने एक्स्ट्रा सॉल्व नहीं करने, लेकिन ये भी नहीं करना कि आपने कोई एक्स्ट्रा लाइन नहीं छोड़नी। आपने जैसे क्वेश्चन नंबर 2 होता है हमारा पहला शॉर्ट क्वेश्चन का, तो आपने हेडिंग लिखनी है क्वेश्चन नंबर 2 की और नीचे जो आपने पार्ट नंबर लिखने हैं वो रोमन काउंटिंग में लिखने हैं और वही लिखने हैं जो क्वेश्चन पेपर के ऊपर मेंशन है। और 6 आपने अटेम्प्ट करने के बाद चंद एक लाइन छोड़ देनी है जिसके ऊपर के 1 या 2 शॉर्ट क्वेश्चन हो सके, सिवाय 5 या 6 लाइन से आप इससे ऊपर नहीं छोड़ोगे। और बाद में अगर आपके पास एट द एंड टाइम बचेगा तो आप उनके ऊपर करोगे और यकीनन बच जाएगा, अगर नहीं बचेगा तो आप उनको क्रॉस कर दोगे। और दूसरी बात कि पेपर को रिवाइज करना, मैथ के पेपर को रिवाइज करना एंड पे पॉसिबल नहीं होता। एंड पे जस्ट हम ओवरलुक करते हैं कि हमने कोई यूनिट तो नहीं छोड़ा हुआ, जैसे किलोमीटर सेंटीमीटर लिखना है वो, यानी इस तरह की चीज़ें देखते हैं। लेकिन अगर हम ये चाहें कि हम पूरा सम कैलकुलेट करके देख लेंगे तो ये पॉसिबल नहीं होता, इतना टाइम नहीं होता हमारे पास। तो मैथ का पेपर रिवाइज करने के लिए हम जब एक पार्ट कर लेते हैं तो हम उसी टाइम उसको एक दफ़ा देखते हैं और कि हमने जो कैलकुलेशन किए हैं वो ठीक है या नहीं। वैसे तो आपकी इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो चुकी होती है कि आपको ऑलरेडी पता होता है कि आंसर किस टाइप का आने वाला है और जहाँ कहीं मिस्टेक होती है तो आपको खुद ही इनाम बनने स्टार्ट हो जाते हैं कि कहीं कोई गड़बड़ है। लेकिन अगर वैल्यू चेंज होकर आ गई है तो ऐसा नहीं करना। आपने बात पर किया है ऐसा कि आप वही वाला आंसर लिख देते हो रटा रटाया जो कि बुक वाला होता है। अगर आपका आंसर चेंज आ रहा है तो इट मीन्स वैल्यू चेंज है। एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो मुझे लग रहा है मिस हो गई वो क्या थी कि यहाँ पे हमारे बेस्ट हाउस के भी बच्चे हैं जिनमें से कुछ एक ऐसे हैं कि जो हमारे क्वेश्चन पेपर के ऊपर क्वेश्चन लिखा होता है वो उसको लिखते हुए रीराइट करते हुए वैल्यू को फोकस में नहीं होते, मतलब वो ध्यान नहीं दे रहे होते कि ये अगर वो वाली वैल्यू नहीं है जो बुक के ऊपर है तो वो वैसे ही लिख लेते हैं जैसे कि बुक के ऊपर होती है, जबकि क्वेश्चन पेपर में ऐसा नहीं होता। अभी जो लास्ट आया था उसमें 3 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर वैल्यू दी हुई थी रेक्टेंगल की, जबकि हमारी बुक में 3 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर थी और आप लोगों ने उसी से उसको सॉल्व कर दिया। बेस्ट हाउस के बच्चों तक ने भी ऐसा कर दिया, तो ये नहीं करना, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, ठीक है। और बाकी सारी इंस्ट्रक्शंस वही जो इस पर आपको बता चुकी हुई हैं। इसके अलावा अगर किसी ने इससे रिलेटेड कुछ पूछना है तो जी शाबाश शादी में बड़ी इंपॉर्टेंट आपने ये उसकी शेप डी जैसी होती है इसलिए उसको आप डी बोलते हो, एक्चुअल में उसका नेम प्रोट्रैक्टर है। प्रोट्रैक्टर पता लग गया ना, ये तो आपको पता है ना डी ऑफिस के ओपन पता है हाँ जी, एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, सॉरी मिस, वो उधर एक बच्ची ने क्वेश्चन किया तो मोस्टली क्या होता है आपका थर्ड वाला पोर्शन बहुत सारी डेफिनेशन का होता है। आप क्या करते हो मोस्टली बच्चे के जस्ट पार्ट नंबर लिखा और नीचे डेफिनेशन लिखना स्टार्ट कर दी, ऐसा हरगिज़ नहीं करना। पार्ट नंबर लिखने के बाद उस डेफिनेशन का नेम ऊपर मार्कर से लिखना है और फिर नीचे डेफिनेशन लिखनी स्टार्ट करनी है। और अगर तो कोई ऐसी डायग्राम कोई डेफिनेशन ऐसी है जिसमें डायग्राम पॉसिबल है तो उसकी डायग्राम मस्ट बनानी है, और अगर उसमें डायग्राम पॉसिबल नहीं है तो उसकी एग्जाम्पल मस्ट देनी है। जस्ट डेफिनेशन लिखोगे तो